Good morning, everyone. Today we are here to start a very new chapter of class 7th, that is reproduction in plants. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th का एक बेहतरीन सा टॉपिक है. उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट. पहले शुरू करते हैं वर्ड रिप्रोडक्शन से कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है. इस यहां शुरू करेंगे चैप्टर को. पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन होता है क्या. रिप्रोडक्शन जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. री का मतलब होता है फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना या प्रोड्यूस करना. तो कहा जाता है कि कोई भी प्लांट यदि अपने जैसा ही, सुनना अच्छे से, कोई भी प्लांट अपने जैसा ही कोई नया ऑफ स्प्रिंग को या न्यू बेबी को प्रोड्यूस करता है, उसको हम, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आया? इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑन टाइप. ऑन टाइप का मतलब क्या है कि जो रोज का प्लांट होगा उससे रोज का प्लांट ही आएगा, आम का नहीं आ सकता, इसीलिए ऑन टाइप लिखना है वहां पे. ऑन टाइप, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. सही है? ओके सर, रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में. उसमें से दो पार्ट्स हमें पढ़ना है. रिप्रोडक्शन के आगे जाके दो पार्ट्स बनेंगे. उसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सर फिर दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों में कुछ अंतर है? अरे है, तभी तो हम अलग पढ़ रहे हैं, तभी तो अलग पढ़ रहे हैं. याद करने का बेहतरीन सा तरीका है कि असेक्सुअल का मतलब होता है, ए का मतलब होता है सिंगल. तो ऐसा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा. क्या मैं सही कह पा रहा हूं? एक प्लांट, वही प्लांट से दूसरा प्लांट बनेगा, उसके लिए दूसरा प्लांट कोई नहीं आएगा. समझ में आ गया? एक सिंगल पेरेंट डेवलप देयर ऑफ स्प्रिंग और रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से वो रिप्रोड्यूस करेगा. तो जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम असेक्सुअल कहते हैं, और जिसमें डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स. कौन कौन से टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेगा? एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल. प्लांट में भी होता है ये. मेल एंड फीमेल केवल एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट में भी होता है. तो प्लांट में दोनों प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो चैप्टर का हमें ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हमें पढ़ना था रिप्रोडक्शन, उसके टाइप. आफ्टर दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और अगला जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे. तो हमें ओवरव्यू समझ में आ गया कि दो लेक्चर में वीडियो कंप्लीट हो गए चैप्टर. एक लेक्चर में हम पूरे को कवर करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और दूसरा लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. बात क्लियर है? तो आपको दोनों लेक्चर अच्छे से देखना है. और चलो हम बिना वेट करवाए आपको शुरू करते हैं द टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके क्लास, अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग या बेबी या न्यू वन. समझ में आ गया कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा दूसरे बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए. ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बेबी कहते हैं, तीन का अलग अलग नाम है. देखो सुनना अच्छे से. न्यू वंस कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, न्यू बेबी कहते हैं, न्यू प्लांट कह सकते हो. सारे वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? टू रिप्रोड्यूस समवन. बात क्लियर है? ओके. इसके बारे में हमें और चीजें क्या क्या जानना है कि सर ऐसे कई प्रोसेस है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है. उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखता हूं. एक का नाम है फ्यूजन. नाम सुने हो कभी? पहला आता है फ्यूजन, दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन, सी नंबर आता है
स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और एक लास्ट लिखो बडिंग, बडिंग। ठीक है, ये सारे प्रोसेस के बारे में जानते हैं। फिजन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म रहेगा और वो स्प्लिट हो जाएगा अपने ही बॉडी को काट के डिवाइड करके दो अलग अलग में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है उसका एक पार्ट रहेगा, वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली दो भागों में डिवाइड कर लेगा, दो भागों में डिवाइड कर लेगा, ये दोनों ही आपस में डिवाइड करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर रहता है, उससे डिवीजन होता है उसके नए वंश का। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक ही प्लांट से उसका ऑफ स्प्रिंग डिवाइड हो रहा है, नया बन नहीं रहा है, डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट आ रहा है। ओके, अगला है बडिंग। बडिंग का मतलब समझते हो, किसी भी प्लांट, किसी भी जो प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा कली नहीं आता ऐसे, देखो ये आपका मान लो प्लांट है और ऐसे आ गया तो ये वाला पार्ट कट के बाहर आ जाएगा, क्लियर है, और जैसे ही पार्ट नीचे गिरा तो फिर से इसमें नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है? तो बडिंग का मतलब होता है उसके कली का टूटना और उससे फिर से नया प्लांट बनना। तो चारों प्रोसेस ये ठीक है, इसके एक एक एग्जांपल याद रखो। फीजन में याद रखना कि होता है बैक्टीरिया में, फ्रेगमेंटेशन में होता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में होता है मोसेस, और बडिंग में होगा ईस्ट। बात क्लियर है? सबके एक एक एग्जांपल याद रखो, इसका मीनिंग याद रखो, इसके केवल एग्जांपल आते हैं एग्जाम में। अब जो आते हैं दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्लियर है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव का मतलब होता है जो प्लांट अपने आप को अपने पार्ट से अलग करता है, लेकिन किन किन प्रोसेस से? एक होता है स्टेम से अलग करना, एक होता है लीफ से अलग करना, एक होता है रूट से अलग करना। ये भी दो अलग अलग टाइप का, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। तो चलो बिना वेट करवाए आपको मैं शुरू करूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात क्लियर है? कौन सा टॉपिक शुरू करना है? हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टॉपिक। इधर अब टॉपिक है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर इसका मतलब है कि ये असेक्सुअल का एक प्रोसेस है या इसका एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिर इसमें अंतर क्या है सर? इसमें अंतर ये है कि नए प्लांट बनेंगे उसी प्लांट के पार्ट से। पार्ट समझते हो कि स्टेम से बन गया, लीफ से बन गया, रूट से बन गया, उसके कली से बन गया, ये सब प्रोसेस। तो अभी हमें जानना है कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि टू रिप्रोड्यूस बाय asexual कौन से? बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट समझते हो? वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है सर? वेजिटेटिव पार्ट्स, इसका मतलब कि स्टेम उसी का पार्ट होता है, स्टेम, रूट, फिर कह लो लीव्स, ये सारे पार्ट्स के बारे में हमें जानना है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके भी दो क्लासिफिकेशन है। एक तो वो होगा जो नेचुरली अपने आप हो जाता है कि आपने क्या किया, आम खाया, आम का गुठली आपने फेंक दिया तो नेचुरली उग गया। कोई रोज का फ्लावर था, आपने काट के छोड़ दिया, अपने आप पता चला वो जीवित हो गया मिट्टी में मिलने के बाद। तो ये अपने आप हो रहा है या हम कर रहे हैं तो नेचुरली हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। कैसे? एक प्लांट के दूसरे प्लांट के पार्ट को हमने मिला दिया, काट के लेयर कर दिया, उसको ग्राफ्ट कर दिया, फिर नया प्लांट बन गया। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो अलग होगा, तो उसके बारे में जानेंगे अभी। तो पहले ये समझो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपका, इसके दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कौन से दो क्लासिफिकेशन है? एक का नाम है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्टेम से होगा, जिसको हम कहते हैं बाई स्टेम, दूसरा कहते हैं बाई रूट, और तीसरा कहते हैं बाई लीव्स। सही है? पत्तों से।
और इसमें हम 3 अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। एक का नाम है ग्राफ्टिंग, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है कटिंग मेथड। स्टेम कटिंग या कटिंग भी कहते हैं, दोनों ही चलने लायक है। समझ में आ गया? तो 3 प्रोसेस इसके बारे में, 3 प्रोसेस इसके बारे में, और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में समझने में टाइम लगेगा, अच्छे समझना है कैसे हो जाता है स्टेम, और स्टेम से होता है तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें ये हो जाता है, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया? चलिए देखना। अब चलो हम शुरू कर लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट था जिसका नाम था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले इसका मीनिंग समझ लो, मैंने कुछ लाइन्स लिख रखे हैं उसको समझाएंगे पहले। इसके पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो नेचुरली है उसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही होगा, स्टेम से होगा, रूट से होगा, लिप से होगा, और ऐसे कई है। लेकिन ये चीजें सारे नेचुरली होने वाला है। नेचुरली का मतलब कि आपने स्टेम को काट के लगा दिया, अपने आप वो ग्रो हो गया। समझ में आ रहा है? या फिर रूट को आपने लगा दिया धरती के नीचे, अपने आप ग्रो हो गया। तो पहले ये समझो कि सर नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो पहला है जिसका नाम है स्टेम सॉरी पहले मैंने रूट लिखा है तो पहले रूट के बारे में समझ लेते हैं। रूट वो वर्क कैसे करती है? रूट का मतलब समझते हो? ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो धरती के नीचे सबमर्ज रहता है। सबमर्ज मतलब जो धरती के अंदर रहता है। जानते हो रूट के बारे में? तो रूट से भी प्लांट ग्रो कर सकता है। ये बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि सारे प्लांट तो रूट से ही ग्रो होता है। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेना जो इसके बारे में आप जानते होंगे शायद है कि नहीं। देखो स्वीट पोटैटो नाम सुना है, मीठा आलू कहते हैं इसे, क्लियर है? और दूसरा दालिया। ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो इसको डायरेक्टली धरती के नीचे डाल दो, ये अपने आप रूट से अंदर ही अंदर ग्रो हो जाएगा, केवल इसका लीफ ऊपर आएगा। समझ में आया? फ्रूट वाला पार्ट धरती के नीचे ही रहेगा। कहने का मतलब ये है इसके धरती के ऊपर कौन सा पार्ट आएगा? केवल इसके पत्ते, इसके स्टेम, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और ये सारे यूजफुल वाले चीज जो पोटैटो है वो आपकी धरती के नीचे रहेंगे, इसीलिए इसको रूट कहा गया है। समझ में आया? ओके। दूसरा देखना बाई स्टेम। स्टेम 2 तरीके। बोलो सर स्टेम तो हम धरती के ऊपर ही देखते हैं ना, धरती के नीचे भी होता है। समझ में आया? नीचे भी होता है। कैसे? इसीलिए इसका 2 अलग अलग टाइप है। एक का नाम है सब एरियल और दूसरा है अंडरग्राउंड। समझ में आ गया? सब एरियल का मतलब होता है जो एयर में रहेगा। एयर का मतलब लटकता हुआ नहीं, भूत जैसा, मतलब बाहर रहेगा, सॉइल के बाहर। समझ में आ गया? सॉइल के बाहर। तो ये सब एरियल का मतलब हुआ ऐसा स्टेम का रिप्रोडक्शन जो बाहर रहेगा। तो बोलोगे तो सारे स्टेम तो बाहर ही रहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। स्ट्रॉबेरी का नाम सुना है? डूब ग्रासेस एक ग्रास का वैरायटी है जो स्टेम से होता है। स्टेम का मतलब उसके स्टेम को काट दो फिर जाके लगा दो, फिर से ग्रो हो जाएगा। और वो ग्रो कैसा होगा? धरती के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है सब एरियल। सही है? दूसरा आ जाओ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? ये जो स्टेम है वो धरती के नीचे रहेगा। शॉकिंग सा लग रहा है ना सुनने में? आलू का खेती होते हुए देखे हो कभी? आलू जब हम लगाते हैं ना तो धरती के नीचे नहीं गाड़ते, धरती पे ही गाड़ते, लेकिन उसके ऊपर हम मिट्टी कवर करते हैं, मिट्टी कवर कर देते हैं ताकि उसको बाहर का एटमॉस्फेयर ना मिले, वो क्लाइमेट के कारण वो खराब ना हो जाए। समझ में आ गया? ये आपके अंडर द सॉइल होता है। सॉइल का मतलब मिट्टी के अंदर होगा। दूसरी बात इसके एग्जाम्पल देखना, पोटैटो, ये तो बहुत बच्चे देखे होंगे क्योंकि जिसके गांव में या जिसके घर के आसपास होता है वो इसके बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे। जिंजर ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? जिंजर भी ऐसा होता है। टर्मरिक भी ऐसे ही होता है। टर्मरिक जानते हो? हल्दी के बारे में। हल्दी भी ऐसे ही होता है। इवन गार्लिक भी ऐसे ही होता है। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या करते हैं, हम इसको लगाते उसके ऊपर मिट्टी ढक देते हैं और जो उसका ओरिजिनल जो फ्रूट वाला पार्ट है जो हमें यूज करना है वो पार्ट मिट्टी के अंदर रहेगा, इसीलिए इसका नाम है अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम है लेकिन वो ग्राउंडेड है, मतलब अंदर उसको छुपा के रखा गया। क्यों रखा गया? क्लाइमेट के कारण, कंडीशन के कारण, वो खराब ना हो जाए। ओके, अब आ जाओ अगला जो लिखा है मैंने बाय लीव्स। बोले कि सर स्टेम और रूट वाला तो समझ में आ रहा था हमें,
कि यार इससे रिप्रोडक्शन हो सकता है। लीफ से कैसे हो जाएगा? हमारे घर के आसपास कई ऐसे लीव्स पड़े हुए हैं, क्या उससे प्लांट उग जाएगा? सारे नहीं, दो ऐसे हैं। कौन कौन से? ब्रायोफाइलम और दूसरा है बेगोनिया। सुनना, ब्रायोफाइलम एक ऐसा लीफ का नाम है, ऐसा प्लांट का नाम है जिसके लीफ को आप तोड़ के और मिट्टी में से छोड़ दो, उसी लीफ से प्लांट उग जाएगा। आम के देखे हो ना कि आप गुठली है, आम को खा के गुठली को फेंकते हो तो फिर नया प्लांट आ जाता है, एज इट इज वैसे ही ब्रायोफाइलम का पत्ता तोड़ के और डाल दो किसी भी मिट्टी के एरिया में जहां फर्टाइल है, वो बरसात के मौसम में नया प्लांट आ ही जाएगा। दूसरा क्या नाम है? बेगोनिया। बेगोनिया भी ऐसे ही प्लांट है, इसके प्लांट के लीफ के तोड़ दो, छोड़ दो मिट्टी में, अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो आपको तीन चीजें याद रखना है कि सर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम होता है, रूट होता है और लीफ होता है। स्टेम में किसका एग्जांपल रखोगे? बोलोगे सर स्टेम में तो दो पढ़ाया है विकास सर ने, एक होता है सब एरियल, दूसरा होता है सब ग्राउंड, सॉरी अंडरग्राउंड। सब एरियल में आपको नाम याद रखना है, स्ट्रॉबेरी के बारे में, डूब ग्रासेस के बारे में। अंडरग्राउंड में स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये सारे। ओके, बाय रूट में क्या क्या रखना है कि सर ऐसा प्लांट जो रूट के माध्यम से ग्रो होगा, उसका एग्जांपल आपको क्या क्या याद रखना है? स्वीट पोटैटो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है स्वीट पोटैटो, उसके बाद डालिया। ठीक है, अब आ जाओ बाय लीफ। लीफ में केवल दो ही एग्जांपल, दैट इज ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। दो ऐसे प्लांट है जो अपने प्लांट को जनरेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोपेगेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसके दूसरे पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट कंप्लीट करने वाले। पहला तो हो गया नेचुरली, स्टेम वाला, रूट वाला, और तीसरा क्या था? लीफ वाला। समझ में आ गया? अब जो पढ़ने वाले वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का वर्ड का मीनिंग समझते हो आप? आर्टिफिशियल के वर्ड का मीनिंग का मतलब होता है मेन मेड। मेन मेड का मतलब जिनमें बनाने में ज्यादातर उसका सहयोग किसका होगा? आदमी का, या जो उसको बना रहा है उसका, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आर्टिफिशियल। सर अभी मैं तीन प्रोसेस बताऊंगा आर्टिफिशियल का, लेकिन पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों करते हैं ऐसा। मान लो नेचुरली हो रहा है तो फिर हमें क्यों तंग करना है प्लांट को, क्यों ऐसा करना है? कुछ ना कुछ कारण है। देखो अभी के टाइम में अधिकतर लोगों को चाहिए क्या? शॉर्ट टाइम में जल्दी काम, मतलब कम टाइम है हमारे पास और तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए। देखते नहीं हो कि तुरंत गोरा होने के लिए कौन कौन सा रिजल्ट देखते हैं, जबकि वो समझ नहीं है उन्हें। वैसे ही इसमें भी हम क्या करते हैं, जो प्लांट 10 साल 15 साल में ग्रो होके फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा था, आम का प्लांट लगाओगे ना तो कम से कम मिनिमम मानो 5 साल आपको लगेंगे। ग्रो होगा, उसके पार्ट मैच्योर होंगे, फिर जाकर फ्रूट में रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। लेकिन बात ये आती है, उतना पैसेंस है किसमें? सबको तुरंत चाहिए। तब साइंटिस्ट ने एक नया खोज करा और उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये शॉर्ट टाइम में, बहुत जल्दी टाइम में और कई वैरायटी ऑफ चीजें बना सकती है। कैसे सर? कैसे हो सकता है ये? सुनाओ, बताओ कैसे होता है। तो आपने कई वैरायटी के आम सुना होगा। आम कैसे वैरायटी बना है? वैरायटी ये कि मान लो कोई सबसे बढ़िया आम कहाँ पे होता है, बहुत बच्चे बोलेंगे कोलकाता में होता है सर, कई बोलेंगे नागपुर, महाराष्ट्र, ये सब। मान लो मैं झारखंड का हूं, मुझे झारखंड का आम उतना पसंद नहीं है, तो मैं झारखंड के प्लांट का एक आम का लिया और एक लिया है वेस्ट बंगाल के, और दोनों को हमने मिला के ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट का मतलब उसके टहनी और इसके टहनी स्लैंटली काटना है, मतलब तिरछा तिरछा, और काट के और इन दोनों को मिलाकर ऐसे रैप कर दिया और यहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। फिर और जब ग्रो होगा तो इन दोनों का वैरायटी होगा। वैरायटी मतलब इसका भी टेस्ट देगा, इसका भी देगा, मतलब दोनों को मिला के एक नया टेस्ट बनेगा जो इन दोनों से बेटर होगा और शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो मेथड है वो कैसा है, एक बेनिफिशियल है। क्यों? पहला,
डिजायर होगा। डिजायर का मतलब जो आपको चाहिए वैसा आपको मिल सकता है, आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा शॉर्ट टाइम में होगा। तीसरा स्पेस कम लगेगा। देखते नहीं हो घर में कि मान लो पूरा बागवान लगा के रखें, कम स्पेस में ज्यादा, कम स्पेस में ज्यादा। समझ में आ गया? ये सब क्वालिटी है इसमें। चलो मेथड समझ लेते हैं क्या क्या है। सर पता चला आप भी घर पे कर रहे हो, कर लो यार, कोई बात नहीं, साइंस है, करो। पहला है ग्राफ्टिंग, दूसरा है स्टेम कटिंग, तीसरा है लेयरिंग। ग्राफ्टिंग समझो, स्टेम कटिंग तो समझ में ही आ रहा होगा, काटो लगाओ, काटो लगाओ, ठीक है। ये देखना ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग क्या है कि मान लो अभी जो मैंने आपको मेथड बताया झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला, उसे ही कहते हैं। एक प्लांट लिया, उसके पार्ट को आपने स्लैटली, स्लैटली का मतलब होता है स्लैंटली का मतलब होता है तिरछा, आपने काट लिया डायगोनली, और दूसरे का भी काट लिया वैसे डायगोनली, और दोनों को अटैच करके और ऐसे टेप लगा के या कोई रस्सी की मदद से बांध के और उसमें लगा दो क्या, कुछ उसके मैन्योर, मैन्योर का मतलब खाद ये सब या गोबर ये सब लगा के छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। तो पता ये चला कि जहां आपने रैप करके रखा था ना, वहां एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया। इसे ही ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग क्या प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पार्ट के दूसरे प्लांट के पार्ट को हम स्लैंटली काट के मिला के जोड़ के छोड़ते हैं, और आफ्टर सम डेज और सम टाइम इट स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस देयर ऑन न्यू वन। समझ में आ गया? नया बन जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्टॉक कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है, ये जानना। उसके बाद देखो इसके जो एग्जाम्पल है वो अधिकतर फ्रूट में होता है। फ्रूट जानते हो? फ्रूट प्लांट, गुआवा ले लो, मैंगो ले लो, इसके जैसे कई प्लांट है जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, उसमें ये बहुत फेमस है, उसमें वो बहुत फेमस है। समझ में आ गई? ओके। दूसरा आता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होता है? ये ज्यादा फेमस है फ्लावर प्लांट में। फ्लावर प्लांट में क्या करते हैं, एक फ्लावर है तो इसका एक टहनी इधर से निकला हुआ है, एक इधर से एक इधर से, तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाला टहनी था ना उसको हमने काट लिया और जाके लगा दिया, कहां पे? सॉइल में। कुछ दिनों के बाद उसमें पानी पड़ेगा तो वो धीरे धीरे नया जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो स्टेम का बड़ा इजी सा है कि सर उसका स्टेम काटो, कटिंग करो और उसको लगा दो, नया बन जाएगा। शॉर्ट तरीका है। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में भी सेम एग्जांपल लिखा मैंने, रोज एंड चंपा, ये भी फ्लावर में ही है। क्या है ये? जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट समझते हो? पेरेंट का मतलब होता है कि जहां से वो उसके टहनियां निकल रही है, तो पेरेंट प्लांट के एक ब्रांच को ही काट लो, स्टेम को नहीं, ब्रांच। ब्रांच समझते हो? एक ब्रांच इधर निकला, एक ब्रांच इधर निकला, तो पूरे ब्रांच को ही काट लो, और काटने के बाद इसी से अटैच करके लेयर बना के साथ ही साथ और जोड़ के इसको मिट्टी में लगा दो। जोड़ के पेरेंट वाले के साथ, अलग मत लगा देना भाई, पेरेंट के साथ ही काटा आपने, इसके पेरेंट के मदद से ही इनको लेयर लगा के अटैच करके और इसको लगा दो। कुछ दिनों के बाद वहां जब नया वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसके जड़ें आना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसको उसके पेरेंट से अलग कर दो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तीनों का लेयर समझ में आ गया सर। ग्राफ्टिंग, एक को काटो दूसरे को काटो, दोनों को मिलाओ, जोड़ दो, नया तैयार हो गया, नया वैरायटी का, नया क्वालिटी का। स्टेम काटा डायरेक्ट लगा ही दिया, स्टेम को काटा डायरेक्ट लगा ही दिया। तीसरा लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है कि उसके ब्रांचेस को काट के इसी के साथ लेयर बना के फिर रखो, और जब ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके अपने रूट आ जाएंगे, अपने स्टेम आ जाएंगे, फिर इसके पेरेंट से अलग कर दो, अलग कर दो इसको। बोलो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ भाई, और इसको अलग लगा दिया। समझ में आ गया? तो उसको कहते हैं लेयरिंग। तीनों चीज क्लियर है? तीनों चीज क्लियर है। अब बात ये आती है कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज क्या क्या है? तो पहला एडवांटेज वही होगा कि सर ये जो प्रोसेस है इसमें आपको डिजायर्ड का मतलब होता है कि जैसा आपको चाहिए वैसा प्लांट ग्रो कर सकते हो। थोड़ा लाल, थोड़ा कच्चा, थोड़ा पीला, तीनों को मिला के एक नया बना दो भाई, नया प्लांट बनेगा। उसके फ्रूट भी वैसे मिलेंगे। आजकल आम देखते हो, थोड़े ग्रीन रहते हैं, थोड़े येलो रहते हैं, थोड़े रेड रहते हैं। क्या है इसका रीजन यार? ऐसा कौन सा प्लांट है जो तीनों में कलर आ पा रहे? उनको तीन अलग अलग प्लांट से मिलके बनाया गया होगा, कंफर्म है ये बात, और तब जाके ऐसा प्लांट बना है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सर आपको डिफरेंट वैरायटीज या क्वालिटीज का चीज मिलेगा। मान लो अमेरिका में जो चीजें है वो आपको इंडिया में मिल सकता है, केवल उसके प्लांट को यहां ग्राफ्ट कर दो लाके, बस सिंपल सी बात है।
तीसरा है कि स्पेस कम चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, एक छोटा सा गमला में भी लगा दोगे तब भी फल आ जाते हैं, कई बार मैंने ऐसे देखे। तो स्पेस कम चाहिए, टाइम कम चाहिए, 4 इसके इंपॉर्टेंस है। फिर से गिना रहा हूं, फिर से मैं काउंट करा रहा हूं, इंपॉर्टेंस वही जरूरी है। पहला ये बोलोगे आप कि सर ये डिजायर्ड चीजें देती, क्वालिटी देती, टाइम कम लगता है, साथ ही साथ स्पेस कम लगता है, हमारे सब चीज को बचा रहा है, तो फिर ये प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग फ्रूट, अलग अलग फ्लावर, कई वैरायटीज ऑफ फ्लावर। आपने कभी पहले ब्लैक कलर का रोज नहीं देखा होगा, व्हाइट कलर का रोज नहीं देखा होगा, लेकिन अब पॉसिबल है। क्यों? दिस इज द ओनली मेथड, यही मेथड है जिससे ये हो पा रहा है। समझ में आ गया? चलिए, तो हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट पहला पार्ट यही खत्म होता है। फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, पहला पार्ट हमारा यही खत्म होता है। कल वाले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल खत्म हो गया। क्लियर है? ओके, इसको बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से समझना, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके लिखना। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन हैव अ नाइस डे एवरीवन।